गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आपके लिए 3 दिन का फ्री डेमो क्लासेज है, जिसमें 2 टॉपिक आपके चल रहे हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रहा है बुक, और दूसरा है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो 3 दिन का फ्री डेमो क्लासेज है, आप पहले देखें। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी भी बच्चे को फीस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, बैच के बारे में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8448231419 पे। इस पे आप अपना जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और 3 डेज का फ्री डेमो क्लासेज है, वो आप ऐप पे जाके देख सकते हैं, ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको अभी बता देंगे कि भाई आपको कैसे कैसे सिलेबस करवाया जाएगा। जैसे कि नहीं बच्चों के माइंड में रहता है कि सर सिलेबस हो जाएगा क्या, तो देखो अभी यूनिवर्सिटी ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि भाई पेपर कब होगा। ठीक है, लेकिन पेपर में आपको 1-1.5 महीना आराम से मिल जाएगा। तो सिलेबस अगर यूनिवर्सिटी मान लो अगर एग्जाम पहले करवाती है तो आपकी रोज 3 क्लासेस लगवा देंगे, और अगर मान लो हमें टाइम मिल जाता है तो आपकी रोज 2 क्लासेस रहेंगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो कवर करवा दिया जाएगा। और पिछले ईयर्स के जितने भी पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं वो आपको सीट में मिल जाएंगे। हर बुक की एक सीट मिलेगी, वो आप खुद पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद उसका डिस्कशन हो जाएगा यहाँ पे क्लास के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आपका जो टेस्ट है, जैसे मान लो कोई भी बुक कंप्लीट होती है तो उसका टेस्ट हो जाएगा आपका, और फुल लेंथ टेस्ट है वो एग्जाम पैटर्न पे है, वो आपका लास्ट में सिलेबस होने के बाद हो जाएंगे। ठीक है, और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो ये नंबर लिखे हुए हैं, आप इन पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और अपने जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बता सकते हैं कि आप एक बार डेमो क्लासेस लें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करें। ठीक है, और फीस भी हमने ज़्यादा नहीं रखी है, और जो भी मान लो 3 दिन के अंदर जो बच्चा एडमिशन ले लेता है उसके लिए फीस में भी छूट रखी गई है, तो वो सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलो सबसे पहले जो हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और ये ध्यान रखें जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर चुके हैं उन बच्चों के लिए, मान लो उन्होंने जो भी बुक्स पढ़ी हैं तो वो बुक हम यहाँ पे लास्ट में कवर करेंगे। तो पहले हम वो बुक से स्टार्ट करेंगे जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ताकि वो पहले करवा दें, उसके बाद वो बुक करवाएंगे। करवाया सारा जाएगा, सिलेबस जो भी है आपके वो सारी बुक्स आपके कवर हो जाएंगी, उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यानी सम्मिश्र विश्लेषण। तो लिखें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र विश्लेषण। और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा बच्चों, ये नहीं कि आपको कुछ भी लिखवाया जाए, है ना। तो जो आपके एग्जाम पैटर्न पे है और जो आपके एग्जाम में जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं उसी पैटर्न पे आपको हर सब्जेक्ट है वो कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी सम्मिश्र विश्लेषण। तो सबसे पहले देखो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे यानी वेयर, जहां x को हम क्या रखते हैं यानी z का वास्तविक भाग, यानी रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z यानी कि z का वास्तविक भाग होता है, एंड y जो है उसको हम क्या लिखते हैं, y बराबर इमेजनरी पार्ट ऑफ z, यानी z का काल्पनिक भाग। इसको क्या कहते हैं, z का काल्पनिक भाग, और x को कहते हैं z का वास्तविक भाग, यानी रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z बराबर x प्लस आयोटा y टाइप से लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे जहां, यानी जो x और y है, तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कार्टेशियन फॉर्म में z बराबर x प्लस आयटा y द्वारा निरूपित करते हैं। अब इसको पोलर फॉर्म में भी लिखते हैं। तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा, z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे r का मीनिंग क्या होता है, आप लिख सकते हैं जहां या वेयर, जहां r बराबर क्या होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और यहाँ पे जो थीटा होता है उसको लिखते हैं बच्चों टेन इनवर्स मापांक y अपॉन x, टेन इनवर्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ y बाई x। तो ये r का मान होता है, ये थीटा का मान होता है। तो ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप होता है यानी पोलर फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। और जहां पे ये आयलर इक्वेशन आप जानते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा है, इसको हम क्या लिखते हैं कोस थीटा और प्लस का आयोटा साइन थीटा। e की पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अगर यहाँ पे e की पावर माइनस आयोटा थीटा हो, इसको हम क्या लिखते हैं कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। तो आज हम पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें पता होना चाहिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमारे आगे काम में आती रहेंगी रेगुलरली। ठीक है, तो उन इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं। तो e की पावर आयोटा थीटा का मतलब क्या है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा का मतलब है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है देखो आप लिख सकते हैं इसमें, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये यहाँ पे जो हमारा एक्स वाई प्लेन है इसमें किसी भी एक पॉइंट को निरूपित करता है। जैसे कैसे, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई लिए जाए तो इस कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस एक्स वाई प्लेन में इस एक कोऑर्डिनेट से आप डिनोट कर सकते हैं x कोमा y की फॉर्म में। तो यहां से देखो ये जो आपके पास x एक्सिस से यानी x एक्सिस से जो एंगल होता है वो होता है थीटा, और ये जो डिस्टेंस होती है ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से P की बीच की जो डिस्टेंस होती है ये हमारे पास आती है मॉड z, और इसको हम r से निरूपित करते हैं। तो ये r हो गया और ये थीटा एंगल हो गया। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में भी निरूपित कर सकते हैं ज्यामितीय फॉर्म में, यानी जो भी हमारे पास ग्राफिकली भी आप इसको इस तरीके से किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है इसका ये। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है, जहां x का मीनिंग क्या होता है y का मीनिंग क्या होता है ये हमने देख लिया। और यहाँ z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा कॉम्प्लेक्स रूप में यानी कि यहाँ पे ध्रुवीय रूप में या पोलर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। जहाँ r का मीनिंग क्या होता है थीटा का मीनिंग क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, e की पावर आयोटा थीटा को लिखते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा को लिखा जाता है बच्चों कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हमारे यूज में आती रहेंगी वो सारी हम लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया होगा सबने। अब देखो आगे इसमें लिखें। अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी किसी समिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेक्स्ट कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो z बराबर अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसमें लिख लो यानी हिंदी में लिख लें किसी समिश्र संख्या का संयुग्मी, लिख लेंगे इसमें हेडिंग समिश्र संख्या का संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या का संयुग्मी। तो z बराबर अगर x प्लस आयोटा y है तो इसके समिश्र संख्या के संयुग्मी को z बार से डिनोट किया जाता है, और z बार बराबर होता है x माइनस आयोटा वाई। तो ये जो आप इसका समिश्र संख्या का जो संयुग्मी लेते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ये हमेशा बच्चों क्या होता है कि ये जो x एक्सिस लाइन है इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लिया जाता है। भाई यहाँ पे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो ये P पॉइंट अभी लिया था जिसमें इसके कोऑर्डिनेट थे x y, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हैं z बराबर x प्लस आयोटा वाई। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा यानी संयुग्मी होगा वो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाए तो यहाँ पे आपको पता है कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे x पॉजिटिव था और y है वो भी पॉजिटिव था। लेकिन अगर आप इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, यहाँ पे मान लो इसका p बार से डिनोट कर देता हूं, तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा लेकिन y किससे रिप्लेस हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ से x कोमा माइनस वाई लिखा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई है वो क्या बन जाता है, x माइनस आयोटा वाई बन जाता है। ठीक है, तो ये इस z बराबर x प्लस आयोटा वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका x एक्स के अबाउट क्या है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और ये इसका क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बन जाता है। तो z बार से डिनोट किया जाता है इसको, तो इसको x माइनस आयोटा वाई लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा किसी समिश्र संख्या का संयुग्मी। अब देखो किसी समिश्र संख्या का मापांक
तो ये सारी टर्म्स हमारे काम में आएंगी, वो सारी टर्म्स हम लिख लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट इसमें लिख लेंगे मापांक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मापांक ऑफ यानी कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मापांक को कैसे डिनोट किया जाता है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक, किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का मापांक, इसको हम लिखते हैं हमेशा मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड। और मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड को मैंने अभी आपको बताया था कि ओरिजिन से उस पॉइंट पी जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड से डिनोट किया जाता है। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड का मतलब हो गया अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? मापांक होता है या मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड होता है। किसी भी सम्मिश्र संख्या का कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक है वो इस तरीके से डिनोट किया जाता है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड बराबर अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर। ठीक है, तो ये टर्म भी लिख लेंगे इसमें। अब इसमें देखो आगे जो जो भी टर्म्स हमारे काम में आएंगे वो सारी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेंगे कि z बराबर क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई। और यहाँ पे एंड जेड बार बराबर हम क्या लिखते हैं बच्चों? x माइनस आयोटा वाई लिखते हैं। तो अगर यहाँ से z प्लस जेड बार किया जाए तो z प्लस जेड बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? z प्लस जेड बार करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखो आयोटा वाई से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2x। और तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? z प्लस जेड बार बाई 2। इसका मतलब ये जो आपने रियल पार्ट ऑफ z है x, इसको आप z और z बार का फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो x है वो z और z बार का फंक्शन भी होता है। तो जब भी आपको x को z बार के फॉर्म में रिप्लेस करना है तो आप x बराबर z प्लस जेड बार बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे z माइनस जेड बार कर दें तो यहाँ से z माइनस जेड बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर इसमें से इसको माइनस करना है तो यहाँ से देखो x कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा वाई है और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से आ जाएगा 2 आयोटा वाई के बराबर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा आ जाएगा। और ये जो y है वो z बार का फंक्शन हो गया जिसे रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। ये क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और यहाँ पे ये क्या था? रियल पार्ट ऑफ z के बराबर। ये क्या था? रियल पार्ट ऑफ z के बराबर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम में आएंगी, इसलिए सारी लिख रहे हैं ताकि आगे हमारे पास दिक्कत नहीं आए। तो x को हम z प्लस जेड बार बाई 2 लिख सकते हैं और y को हम z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं, देखो ये लिख लिया सबने। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं बच्चों इसमें कि अगर हम यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू ऑफ z लें या मॉडुलस वैल्यू ऑफ माइनस जेड लें या मॉडुलस वैल्यू ऑफ z बार लें, इन सभी की मॉडुलस वैल्यू हमेशा क्या आती है? सेम आती है, ये देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा तो इसमें प्लस माइनस का कोई भी फर्क नहीं आता है। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे काम आती रहेगी यानी कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ z का जो स्क्वायर है इसको आप z बार से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी मॉडुलस वैल्यू ऑफ z का जो स्क्वायर है उसको आप z बार लिख सकते हैं, क्योंकि z बार मॉडुलस वैल्यू ऑफ z का स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस आयोटा वाई, ये लिखा जा सकता है। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से किसके बराबर आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। इसका मतलब मॉडुलस वैल्यू ऑफ z का स्क्वायर है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं z बार से। उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? z बार से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखेंगे। तो जो जो बेसिक चीजें हैं जो हमें 11th-12th में पढ़ के आते हैं वो सारी चीजें हम पहले लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ऐसा कोई टर्म नहीं हो जिसको हम नहीं जानते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे आगे यूज में आएंगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लिखते हैं इसमें प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं इसमें, लिख लो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखें इसमें
साइन जेड इक्वल्स टू, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे काम आएंगी ना। साइन जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा जेड, ई टू द पावर आयोटा जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा, यानी ई टू द पावर आयोटा जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा। ऐसे ही आप यहाँ से कोस जेड, ये इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा जेड और प्लस ई टू द पावर माइनस का आयोटा जेड अपॉन 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से हमारे पास अगर साइन हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक जेड आ जाए तो उसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर जेड और माइनस ई टू द पावर माइनस जेड अपॉन 2। और अगर यहाँ पे आपके पास कोस हाइपरबोलिक जेड आ जाए तो उसको आप लिख सकते हैं ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड अपॉन 2। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम में आएंगी, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ कि साइन जेड को हम रिप्लेस कर सकते हैं ई टू द पावर आयोटा जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा। और यहाँ से कोस जेड को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2। और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक जेड और कोस हाइपरबोलिक जेड को आप इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि देखो कई बार क्या एग्जाम में जैसे हमें पूछा गया था भाई कोस जेड बार, कोस जेड का होल बार है वो किसके बराबर होगा। जैसे क्वेश्चन क्या आता है आप लिख लेंगे, क्वेश्चन आप लिख लेंगे, इसमें क्वेश्चन लिखें, वैसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लेंगे सभी, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है तो लिखें कि z इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड z बार इट्स कॉन्जुगेट, देन क्वेश्चन लिख लेंगे इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z is a complex number and z bar is its conjugate then cos of z का होल बार इज किसके बराबर होगा। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे और फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ था। तो अगर हमारे पास z क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, नहीं समिश्र संख्या है, z बार है वो उसके संयुग्मी को डिनोट कर रहा है, तो कोस z का होल बार किसके बराबर आएगा, कोस z का जो होल बार है वो किसके बराबर आएगा। तो इसके चार ऑप्शन थे, लिख लेंगे साइन z माइनस कोस z, यानी साइन z माइनस का कोस z और यहाँ से कोस z का बार, और एक ऑप्शन और लिख लेंगे डी साइन z बार, साइन z बार, ये पूछा गया था। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है तो पूछा जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अगर हमारे पास z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बार इट्स का कॉन्जुगेट है, तो कोस z का होल बार, तो अब देखो यहां से इसको कैसे करेंगे भाई, यहां से हमें पता है कोस z, ये लिख लिया सबने। अब देखो ये मान लो ये क्वेश्चन हमें करना है तो इसको कैसे करेंगे, इस पे आते हैं, लिख लेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन लेने से पहले अब देखो यहां से हमारे पास अगर आपसे कहा जाए कि साइन आयोटा जेड किसके बराबर होगा, तो साइन आयोटा जेड किसके बराबर होगा ये हम पता कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि साइन जेड किसके बराबर होता है। साइन जेड को हम लिखते हैं ए टू द पावर आयोटा जेड और यहाँ से माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा, ये भी हमने देखा था फॉर्मूला कि साइन जेड को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन जेड को लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही जेड की जगह आयोटा जेड रिप्लेस किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा साइन आयोटा जेड, और यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा जेड हो जाएगा, और यहाँ से माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा और ये आयोटा जेड हो जाएगा अपॉन 2 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें आयोटा अगर आयोटा स्क्वायर है तो -1 बन जाएगा, ये सारी चीजें जानते हो ना बच्चों, क्योंकि आयोटा की पावर 4 है वो हमेशा 1 होता है, और यहाँ से आयोटा की पावर 1 है वो आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर है वो -1 होता है, आयोटा क्यूब है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, और आयोटा की पावर 4 है वो 1 होता है। ये सारी चीज आपको पता होंगी कि आयोटा की पावर 1 है आयोटा, आयोटा स्क्वायर है वो -1 होता है, आयोटा क्यूब है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, और आयोटा की पावर 4 है वो 1 आ जाता है। तो 4 मल्टीपल जब भी आएगा आयोटा का वो हमेशा 1 वैल्यू देता है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ई की पावर आयोटा स्क्वायर है -1 होगा, ई टू द पावर माइनस जेड, और यहाँ ये माइनस आ जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर जेड, और यहाँ से अपॉन में 2 आयोटा आ गया, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन आयोटा, इसको बाहर लिख देता हूँ, और ये देखो क्या आ गया माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया ई टू द पावर जेड
और यहाँ बना माइनस ई टू द पावर माइनस जेड और अपॉन में क्या आ गया यहाँ से 2, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड अपॉन 2 किसके बराबर होता है? साइन हाइपरबोलिक जेड के बराबर होता है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था इससे पहले, किसके बराबर होता है? साइन हाइपरबोलिक जेड के। तो ये साइन हाइपरबोलिक जेड बन गया, तो यहाँ से क्या आ गया कि माइनस का साइन हाइपरबोलिक जेड और अपॉन में आयोटा हो गया। अब इस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आयोटा आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड। तो ये 3-4 फॉर्मूले ये भी याद रखेंगे कि जो साइन आयोटा जेड है वो किसके बराबर होता है? आयोटा और साइन हाइपरबोलिक जेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड के बराबर होता है। तो इसमें आप कोस आयोटा जेड और टेन आयोटा जेड और कोट आयोटा जेड ये भी चारों ध्यान रखेंगे, तो वो लिखवा देता हूं पहले इसका। अब प्रूफ है वो एक मैंने करवा दिया है, बाकी सारे इसी तरीके से प्रूफ होंगे। अब इन्हीं के बेस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोस जेड का होल बार है वो किसके बराबर होगा, साइन जेड का होल बार किसके बराबर होगा, ई टू द पावर जेड का होल बार है वो किसके बराबर होगा, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको, पहले इसको लिख लेंगे, साइन आयोटा जेड बराबर आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड होता है, इस तरीके से प्रूफ किया है। ऐसे हमारे पास आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि कोस आयोटा जेड और टेन आयोटा जेड और कोट आयोटा जेड ये किसके बराबर होंगे। तो लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे कोस आयोटा जेड है वो बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक जेड के। किसके बराबर होता है? कोस हाइपरबोलिक जेड, यानी कोस आयोटा जेड है वो कोस हाइपरबोलिक जेड के बराबर हो जाता है। ऐसे टेन आयोटा जेड है तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा और यहाँ से टेन हाइपरबोलिक जेड लिख सकते हैं। इसको वैसे प्रूफ करेंगे, पहले साइन आयोटा जेड अपॉन कोस आयोटा जेड लिख लेंगे और साइन आयोटा जेड का फॉर्मूला कोस आयोटा जेड के फॉर्मूले लगाना और कुछ भी नहीं करना है। तो ये दोनों रख दोगे तो यहाँ से अपने आप आ जाएगा ये मान। फिर यहाँ पे कोट, तो कोट आयोटा जेड, तो कोट आयोटा जेड है वो किसके बराबर आता है? कोट आयोटा जेड है वो आयोटा और यहाँ से कोट हाइपरबोलिक जेड के बराबर आता है, कोट हाइपरबोलिक जेड के बराबर होता है। तो ये चारों आप इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। तो लिख लेंगे सभी कि जब भी कोस आयोटा जेड है तो उसको कोस हाइपरबोलिक जेड से रिप्लेस करते हैं। टेन आयोटा जेड है वो आयोटा टेन हाइपरबोलिक, ये तो इससे साइन और कोस आ गया, इनके रेशियो से 10 बन जाएगा और कोस आयोटा जेड अपॉन साइन आयोटा जेड की जगह कोट आयोटा जेड बन जाएगा। तो यहाँ से ये आयोटा कोट हाइपरबोलिक जेड आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे सभी, इनको लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं जो हमें पूछा गया है कि यहाँ से कोस जेड का होल बार है वो इनमें से किसके बराबर आएगा। कोस जेड का जो होल बार है वो इनमें से किसके बराबर आएगा, उस पर आते हैं। तो लिख लेंगे इसको, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा पहले, तो लिखें इसमें देखो यहाँ से कोस जेड का होल बार है, तो कोस जेड का होल बार है वो, इसमें कोस जेड को क्या लिख सकते हैं? कोस एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं और ये इसका होल बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो कोस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो यहाँ से कोस ए और कोस बी, तो कोस आयोटा वाई और फिर प्लस है तो यहाँ माइनस आता है साइन एक्स और यहाँ से आ जाएगा साइन और आयोटा वाई, साइन एक्स साइन आयोटा वाई और इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यही करते हैं यहाँ पे। तो ये बन गया कोस एक्स और अभी हमने देखा कोस आयोटा वाई है, ये किसके बराबर हो जाएगा? कोस हाइपरबोलिक वाई के बराबर हो जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा ऐसे साइन एक्स और यहाँ से साइन आयोटा वाई है तो ये किसके बराबर होगा? आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई, तो यहाँ से आयोटा आएगा पहले और ये साइन एक्स और यहाँ साइन हाइपरबोलिक वाई, ये समझ में आ गया होगा सबको। और इसका हमें क्या लेना है? कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ माइनस आयोटा है तो ये प्लस आयोटा में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स और कोस हाइपरबोलिक वाई और यहाँ से प्लस का आयोटा और यहाँ से साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें कि कोस जेड है वो कोस जेड बार, तो कोस जेड बार का अगर मान निकालना है तो क्या आएगा बच्चों? देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस ऑफ, और यहाँ पे जेड बार का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस आयोटा वाई लिख सकते हैं, तो यहाँ से कोस ए माइनस बी, तो यहाँ से कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होगा, तो यहाँ से कोस एक्स और यहाँ से आ जाएगा कोस ऑफ आयोटा वाई और यहाँ से माइनस यानी प्लस हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा? साइन एक्स और यहाँ आ जाएगा बच्चों साइन आयोटा वाई, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ ये किसके बराबर आ गया? कोस एक्स और कोस आयोटा वाई है, ये क्या बन जाता है? कोस हाइपरबोलिक वाई और यहाँ से प्लस,
देखो साइन आयोटा वाई है तो इसको चेंज करेंगे तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई आएगा, तो यहाँ आयोटा रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ साइन एक्स और ये साइन हाइपरबोलिक वाई, ये लिख सकते हैं। तो देखो आप यहाँ से जो हमने कोस जेड का होल बार है वो किसके बराबर आ गया, कोस जेड बार के बराबर आ गया। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोस जेड का होल बार है तो वो हमेशा कोस जेड बार के बराबर होता है, और यहाँ से साइन जेड का होल बार है वो हमेशा साइन जेड बार के बराबर होता है, और यहाँ से e टू द पावर जेड का अगर होल बार है तो ये e टू द पावर जेड बार के बराबर होता है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ से, और वही हमने प्रूफ किया है। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें बाकी और इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायरमेंट है उनको लिखते हैं। तो ये लिख लिया होगा सबने, तो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में लिखते हैं। अब देखो आपको जो सर्कल का इक्वेशन पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है, यानी आपने सर्कल का इक्वेशन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले बेसिक चीजें जो हमारे 11th-12th के में जो कॉम्प्लेक्स नंबर चलता है उसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ काम आने वाली है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम पहले कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट कर पाएं। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं, अगर आप पीछे जितने भी ईयर्स के पेपर देखेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं वो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और जो वास्तविक इसमें विश्लेषिक फलन से यानी कि एनालिटिक फंक्शन से, या कोसी रीमान समीकरण होती है इसमें यानी सीआर इक्वेशन बोलते हैं जिसको, वो भी उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या हार्मोनिक फंक्शन, ये सारे हमारे एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट वहां से स्टार्ट करेंगे तो हमें चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ ये आगे हमारे पे यूज में होने वाली है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो इसमें, क्योंकि देखो आपने देखा होगा अगर हमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक खुद में अपने आप में एक उसमें सिलेबस में होता है, तो वो पूरा 10-12 दिन पढ़ाया जाता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उनमें से हमें यूजफुल है वो हम सारी पहले इकट्ठी कर लेंगे ताकि हमें उनके बारे में ऐसा आइडिया रहे कि भाई ये इसको ये लिखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें 2-4 इन्फॉर्मेशन और बची हैं उनको लिख लेते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें एक हमारे पास, यानी अगर हमारे पास सर्कल का इक्वेशन पूछा जाए, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी वर्त का समीकरण, और किसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वर्त का समीकरण यानी कि सम्मिश्र रूप में वर्त का समीकरण, हेडिंग डालेंगे सम्मिश्र रूप में वर्त का समीकरण। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो उसको कैसे लिखा जाता है, z माइनस आर या z माइनस ए बराबर आर। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों की, ये जो a है वो क्या है, इसको हम क्या लिखते हैं, सेंटर, ए को क्या लिखा जाता है, सेंटर, और आर जो है वो क्या होता है, रेडियस। आर क्या होता है, रेडियस। तो ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ z माइनस ए बराबर आर, इसको सेंटर यानी ये तो इसका ए है वो इसका सेंटर हो जाता है और आर को रेडियस कहते हैं। तो ये वर्त का समीकरण है यानी सर्कल का इक्वेशन है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जाता है कि z माइनस ए का मॉडुलस बराबर आर। तो इसको ऐसे आप डिनोट करते हैं, यानी ये हमारे पास अगर मान लो कोई सर्कल है तो ये इसका सेंटर हो जाएगा और ये कोई इसकी रेडियस आर है, ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसके बाउंड्री के पॉइंट आते हैं, और अगर मैं यहाँ इसको ऐसे लिख देता हूं कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ z माइनस ए लेस देन आर, तो इसको बोलते हैं ओपन डिस्क। क्या बोलते हैं, ओपन डिस्क बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है, ओपन डिस्क बोला जाता है। यानी इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या है कि ये इसका सेंटर था और ये रेडियस जो आर है, लेकिन इसमें बाउंड्री के पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इस डिस्क के अंदर के पॉइंट लिए जाएंगे इसमें। यानी यहाँ इसके बाउंड्री को ऐसे डिनोट किया जाता है। ओपन का मतलब क्या हो गया, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपने इसकी बाउंड्री को इंक्लूड नहीं किया, इसको ओपन डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन डिस्क बोलते हैं। ये वर्ड हमें थोड़े बहुत याद होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, ओपन डिस्क। क्या बोलते हैं, ओपन डिस्क, इसको ओपन डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये ओपन डिस्क होता है और इसमें बाउंड्री को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे इसमें आप बाउंड्री को इंक्लूड कर दोगे, मान लो z माइनस ए का मोड लेस देन इक्वल टू आर है,
इसका मतलब आपने इस बाउंड्री को भी इंक्लूड कर दिया, और इसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ये भी सारे आएंगे, और यहाँ पे ये जो बाउंड्री है वो भी आ जाएगी, ये जो बाउंड्री है वो भी आ जाएगी, और ये तो इसको बोलते हैं क्लोज डिस्क। इसको क्या बोला जाता है? क्लोज डिस्क बोला जाता है बच्चों। इसको क्लोज डिस्क बोलते हैं और इसको ओपन डिस्क बोला जाता है। तो ये इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है अंदर के सारे पॉइंट, और यहाँ ये सर्कल का इक्वेशन होता है, लेकिन यहाँ पे केवल बाउंड्री को इंक्लूड किया जाता है, अंदर के पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब जब अपन इस रेडियस को आर को 1 लिख देते हैं, अगर यहाँ पे देखो ये पूछा, ये हमारे पास ओपन डिस्क काम में आती रहती है कि z बिलोंग्स टू c और सच दैट मॉड ऑफ z इज लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या है? इसको मैं मान लो d से डिनोट कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है सर कि इसकी रेडियस है वो 1 है, और यहाँ पे जो सेंटर है वो 0 0 है। तो इसका मतलब ये ओपन डिस्क है, कौन सी? यूनिट ओपन डिस्क, यानी इसकी बात कर रहे हैं आप, यूनिट ओपन डिस्क, यानी इसका जो सेंटर है वो क्या है? ओरिजिन पॉइंट है, यानी मूल बिंदु है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है? 1। तो इसको बोलते हैं यूनिट, यानी यूनिट ओपन डिस्क। क्या बोला जाता है? यूनिट ओपन डिस्क, यानी ओपन यूनिट डिस्क भी बोलते हैं इसको। तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें लिख लेंगे आप, इसको नाम क्या दिया जाता है? ओपन यूनिट डिस्क। ओपन यूनिट डिस्क बोला जाता है इसको, और अगर यहाँ 1 इंक्लूड कर दें तो वो क्लोज यूनिट डिस्क हो जाती है। यानी ओपन यूनिट डिस्क का मतलब क्या है? उसका जो सेंटर है वो मूल बिंदु होगा, यानी ओपन या 0 0 होगा, और उसकी जो रेडियस है वो हमेशा क्या होती है? 1 होती है। उसकी रेडियस हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, लिख लेंगे आप। इसको ओपन यूनिट डिस्क बोला जाता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे, अगर आप यहाँ इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी? क्लोज यूनिट डिस्क हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए हमारे। अब देखो, जब भी आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ प्रांत का जिक्र होता है, जिसे हम डोमेन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा जब फंक्शन पढ़ते हैं अपन, तो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन डिफाइन करते हैं ए से बी में, तो जो ए है वो फंक्शन का प्रांत बनता है। तो प्रांत का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो लिख लेंगे। प्रांत का मतलब यहाँ जब भी आएगा तो आप लिख लेंगे प्रांत डी बराबर, इसका मतलब क्या होगा? नॉन एम्प्टी, यानी नॉन एम्प्टी। देखो हमेशा जब भी यहाँ प्रांत की बात आएगी तो हमेशा आपको ये इंफॉर्मेशन ध्यान होनी चाहिए कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर प्रांत का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर प्रांत का मीनिंग क्या होता है, ये हमें सारी चीजें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आप लिख लेंगे इसमें देखो कि नॉन एम्प्टी, यानी हिंदी में भी लिख लो साथ में, एरिक समुच्चय, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोमेन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोमेन। और ये हिंदी में कहते हैं प्रांत। तो नॉन एम्प्टी यानी एरिक समुच्चय, नॉन एम्प्टी यानी एरिक समुच्चय। तो ये क्या होना चाहिए? एरिक समुच्चय होना चाहिए, एरिक समुच्चय होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट प्लस प्लस, और यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट, और यहाँ ओपन एंड कनेक्टेड। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ओपन प्लस कनेक्टेड, ओपन एंड कनेक्टेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विवर्त, ये विवर्त समुच्चय होता है। ओपन का मतलब क्या होता है? विवर्त समुच्चय होता है। और कनेक्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों? कनेक्टेड का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड का मतलब होता है संबंध समुच्चय। क्या होता है? संबंध समुच्चय। तो कनेक्टेड सेट होना चाहिए, और यहाँ पे ओपन सेट, तो इसको बोलते हैं संबंध समुच्चय। क्या बोलते हैं? संबंध समुच्चय। तो जब भी बच्चों यहाँ पे डोमेन की बात आती है तो आपको क्या लेना है? डोमेन। सर एरिक समुच्चय होना चाहिए, विवर्त होना चाहिए, और कनेक्टेड यानी संबंध समुच्चय होना चाहिए। तो जब भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर प्रांत यानी डोमेन की बात आएगी तो उसका मतलब होता है सर ओपन, नॉन एम्प्टी सेट, ओपन सेट प्लस कनेक्टेड सेट होना चाहिए। तो वो हमारा क्या बनता है? यहाँ पे प्रांत बनता है, जिसे हम डोमेन कहते हैं, या क्षेत्र कहते हैं, या रीजन कहते हैं, जो भी इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो जब भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप प्रांत की बात करेंगे बच्चों, तो वो क्या आएगा? एरिक समुच्चय होना चाहिए सर, विवर्त समुच्चय होना चाहिए, और संबद्ध समुच्चय होना चाहिए, यानी कनेक्टेड सेट होना चाहिए, ओपन सेट होना चाहिए, और नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तभी वो यहाँ पे क्या बन सकता है? आपका प्रांत बन सकता है या डोमेन बन सकता है। ठीक है,
तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में लिखेंगे। पहले आप इसमें डोमेन की डेफिनेशन लिख लें, देन अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेंगे सभी इसको। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, लिखें। तो नेक्स्ट लिखें सभी, सम्मिश्र चर का फलन। सम्मिश्र चर का फलन, सम्मिश्र चर का फलन, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी सम्मिश्र चर का फलन, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सम्मिश्र चर का फलन। तो पहले इसकी डेफिनेशन ऐड कर लेंगे। लिखो, इसमें डेफिनेशन लिख लेते हैं, पहले लिखो। यदि किसी दिए हुए क्षेत्र या प्रांत में, यदि किसी दिए हुए प्रांत, या फिर इसको हम डोमेन भी कहते हैं, प्रांत या डोमेन या क्षेत्र भी कहते हैं। तो यदि किसी दिए हुए प्रांत में, प्रांत डी में z के सभी मानों के लिए, z के सभी मानों के लिए, यदि किसी दिए हुए प्रांत d में z के सभी मानों के लिए, लिख लेंगे d में z के सभी या प्रत्येक मान के लिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो z के प्रत्येक मान के लिए, z के सभी या प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए यानी z के प्रत्येक मान के लिए, w प्रत्येक मान के लिए, w में, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसमें, देखो कि यदि किसी दिए हुए प्रांत डोमेन D में z के प्रत्येक मान के लिए w के एक या अधिक निश्चित मान, यानी w के एक या अधिक निश्चित मान, एक या अधिक निश्चित मान प्राप्त हो, एक या अधिक निश्चित मान हो, तो wz का सम्मिश्र फलन कहलाता है। wz का सम्मिश्र फलन कहलाता है। पहले लिख लेंगे, इसका मतलब समझा देता हूं। सम्मिश्र फलन कहलाता है, तो जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है उसको हम लिखते हैं बच्चों w बराबर एफ जेड, और इसको लिखा जाता है u x कोमा वाई और प्लस का आयोटा v x कोमा वाई। तो आपके जो काम में आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और आप लिखेंगे जहां, यानी वेयर जो u x कोमा वाई है उसका मतलब क्या है, u x कोमा वाई क्या है, वास्तविक संख्या का क्या है, यानी वास्तविक चर में क्या है, फलन है। क्योंकि u x कोमा वाई क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। u x कोमा वाई क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन इन एक्स वाई, यानी एक्स वाई चर के अंदर है। और जो v x कोमा वाई है वो भी क्या है, ये भी वास्तविक चर में क्या है, यानी कि ये वास्तविक चर में क्या है, जो वास्तविक चर x और y हैं उनमें क्या है, वास्तविक फलन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कोई भी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा या सम्मिश्र चर का जो फलन होगा उसको हम कैसे लिखते हैं, w बराबर एफ जेड, और एफ जेड बराबर होता है u x कोमा वाई प्लस आयोटा v x कोमा वाई। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका मीनिंग क्या है। तो वहां पे पहले लिख लेंगे वेयर u x कोमा वाई तथा v x कोमा वाई, u x कोमा वाई तथा, हिंदी में लिख लेंगे पहले, u x कोमा वाई तथा v x कोमा वाई
वास्तविक चरों x तथा y में, वास्तविक चरों x तथा y में वास्तविक फलन है। क्या है? वास्तविक फलन है, ये लिख लेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जहां ux, y एंड vx, y फंक्शन ऑफ या रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे लिख लेंगे, ux, y एंड vx, y रियल वैल्यूड फंक्शन इन वेरिएबल x तथा y, x एंड y, इन वेरिएबल x एंड y, या फिर रियल वेरिएबल लिख सकते हो, एक ही बात है, इन वेरिएबल x एंड y, यानी ux, y एंड vx, y रियल वैल्यूड फंक्शन इन वेरिएबल x एंड y, इन वेरिएबल x एंड y। तो ये जो ux, y है और जो vx, y है, ये दोनों क्या होते हैं? ux, y और vx, y क्या होते हैं? वास्तविक फलन होते हैं, जबकि ये हमारा क्या बनता है? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या सम्मिश्र चर का फलन। अब देखो बच्चों, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? जैसे आपको एक बात समझाएं कि जब आपने रियल में पढ़ा, तो आप जब रियल में कोई भी फंक्शन पढ़ते हैं तो आप लिखते हैं कि सर एफ ए टू बी, जहां ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। तो अगर एफ ए टू बी में फंक्शन बनता है तो आप वहां लिखते हैं कि सर फंक्शन तब बनता है जब ए के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, किसके अंदर? बी के अंदर। यानी कहने का मतलब जो ए के दो एलिमेंट हैं वो बी, ए के दो एलिमेंट या ए का एक एलिमेंट है वो दो एलिमेंट पे मैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हर एलिमेंट की इधर यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, तभी वो जाके फंक्शन बनता है। ये चलो डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है? जब आप रियल में कोई भी फंक्शन पढ़ते हैं तो आप ऐसा ही लिखते हैं मेरे हिसाब से। देखो कि जब एफ ए है, मान लो कोई सबसेट है आर का, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, नहीं रियल सेट, रियल नंबर्स के सेट की बात कर रहे हैं, और यहाँ ये मान लो किसी बी या आर पे डिफाइन कर दो या बी पे डिफाइन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या लिखते हैं? तो आप ये कहते हैं कि सर जो इसका प्रांत है उसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, इसका जो भी प्रांत है उसको हम कहां ड्रॉ करते हैं? सर यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होता है उस पे हम इसका प्रांत जो भी दे रखा है ए, उसको ड्रॉ कर देते हैं, और इन प्रांत के जो एलिमेंट है इनके करस्पॉन्डिंग जो भी वाई में, जो भी वाई के एलिमेंट जो भी हमारे पास इसकी इमेज में आते हैं या इसकी रेंज में जो एलिमेंट आते हैं उनको हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। यही करते हो जब आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन को, तो आप क्या करते हैं? सर उसका जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं उनको हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर देते हैं, और जो उसकी इमेज आती है उसको हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। यही करते हो? तो यहाँ पे जो भी आपका डोमेन रहा होगा, सॉरी रेंज रही होगी, उसको आपने क्या कर दिया? वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया। फिर हम क्या देखते हैं कि जो ये हमारे प्रांत के एलिमेंट हैं और जो हमारे रेंज के एलिमेंट हैं, इनमें हम 1-1 करस्पॉन्डेंस दिखाते हैं, और उससे हमें क्या मिल जाता है? एक आकृति मिलती है जो उसका ग्राफ बन जाता है। यही करते हो? ग्राफिकली ड्रॉ करने का मतलब यही होता है कि प्रांत में कोई एलिमेंट है तो वो प्रीसर, जो हमारा प्रीसर होता है, रेंज होता है, उसमें वो एलिमेंट कहाँ पे है, उनमें सब में 1-1 करस्पॉन्डेंस दिखा के यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें? इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यही प्रोसेस होता है। लेकिन ये काम आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कैसे करेंगे? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, यानी सम्मिश्र फलन में। क्योंकि यहाँ जो प्रांत लिया जाता है वो तो सर यहाँ जो प्रांत लेंगे किसी भी फंक्शन का वो डी सबसेट होगा सी का, तब आप यहाँ डी सबसेट ऑफ सी से सी में फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो सर यहाँ अगर हम इसको ग्राफिकली डिनोट करने जाएं तो या तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे जो डी आता है इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो सर यहाँ तो आप इसके डोमेन के एक एलिमेंट को ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स वाई प्लेन चाहिए। अब उसका जो रेंज सेट आएगा उसमें भी जो एलिमेंट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसको आप ड्रॉ करोगे तो वहां फिर से आपको दो वेरिएबल चाहिए, दोनों दो एक्सिस चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका मतलब सर जब आप किसी भी सम्मिश्र फलन को ड्रॉ करेंगे तो आपको 4 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। 2 एक्सिस आप डोमेन के पॉइंट को डिनोट करोगे, फिर 2 एलिमेंट, 2 एक्सिस है वो आप किसी उसके रेंज सेट में कौन सा एलिमेंट आया उसमें डिनोट करोगे। देन आपको कितनी एक्सिस की जरूरत पड़ रही है? 4 एक्सिस की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब एक बात तो सर हम यहां से ये लिख सकते हैं कि जो सम्मिश्र फलन है उनको ग्राफिकली ड्रॉ करना आसान नहीं है या पॉसिबल नहीं है।
यानी जो सम्मिश्र फलन है उसको आप ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा बच्चों वहां पे 4 एक्सिस की जरूरत पड़ती है। तो सर फिर वहां क्या किया जाता है? तो देखो बच्चों, यहाँ सम्मिश्र फलन का मतलब ये होता है कि यहाँ दो प्लेन डिफाइन किए जाते हैं। कैसे? देखो ये आपने लिख लिया होगा, थोड़ा सा इसका मतलब समझा देता हूं, क्योंकि आगे जो हमारा इसमें जो लास्ट यूनिट होती है कन्फॉर्मल मैपिंग और बाइलीनियर, तो वहां भी इसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी और वहां पे इस पे क्वेश्चन भी आता है हर बार। आपके एक या दो क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो यहाँ पे उसका मीनिंग समझना इसलिए जरूरी है। तो यहाँ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या होता है कि सर यहाँ पे हम दो प्लेन डिफाइन करते हैं। एक तो जेड प्लेन बोला जाता है, जिसको एक क्या बोला जाता है, जेड प्लेन, और यहाँ पे एक को बोला जाता है डब्ल्यू प्लेन। एक को बोला जाता है डब्ल्यू प्लेन, एक होता है जेड प्लेन और एक होता है डब्ल्यू प्लेन। क्योंकि यहाँ पे आपको देखा आपने कि सर या तो ग्राफिकली इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो बच्चों यहाँ क्या होता है कि जो आपने डोमेन लिया है उसको हम जेड प्लेन में डिनोट करते हैं, और जो रेंज सेट आता है उसको हम डब्ल्यू प्लेन में लिखते हैं। तभी मैंने लिखा ना कि जेड के प्रत्येक मान के लिए डब्ल्यू एक या एक से अधिक फिक्स मान मिल जाए हमें। अब इसमें एक से अधिक भी मिल सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले यहां से अगर इसमें मतलब क्या होता है कि अगर आपने जेड प्लेन में कोई भी पॉइंट लिया तो ये डब्ल्यू प्लेन में कहां मैप हो रहा है, ये हम इस फंक्शन की हेल्प से पता करते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ जेड की हेल्प से। तो इसका मतलब क्या होता है कि सर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर तो जो टू कॉपीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी दो प्लेन की कॉपी जो होती है जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन में, इनके बीच में वन वन करस्पॉन्डेंस दिखाया जाता है। जैसे रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या करते हैं सर, वहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी हमारा क्या होगा, प्रांत होगा और जो परिसर होगा, उनके बीच में वन वन करस्पॉन्डेंस होती है। लेकिन सम्मिश्र फलन में क्या होता है कि दो प्लेन जो है आपके पास जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन, इनके बीच में वन वन करस्पॉन्डेंस दिखाया जाता है। मतलब क्या है कि आपको जेड प्लेन में कोई भी रीजन दे रखा होगा और आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो फंक्शन डिफाइन किया है डब्ल्यू बराबर एफ जेड, ये इस रीजन को डब्ल्यू प्लेन में कहां मैप करेगा या किस रीजन पे मैप करेगा, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और कन्फॉर्मल मैपिंग के अंदर। तो कहने का मतलब जो सर सम्मिश्र फलन है वो दो प्लेन में बीच में क्या करता है, वन वन करस्पॉन्डेंस दिखाता है। यानी दो प्लेन जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उनके बीच में वन वन करस्पॉन्डेंस दिखाता है ये। तो इसलिए इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चों जेड प्लेन में जैसे मान लो ये पॉइंट है, कोई भी रीजन देगा तो वो डब्ल्यू प्लेन में किसी न किसी रीजन पे मैप हो जाएगा, ये हमें पता करना होता है। इसकी प्रोसेस होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, जब यूनिट लास्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने देखा फंक्शन के यानी कि सम्मिश्र फलन का मीनिंग क्या होता है। तो ये समझ आया कि इसको ग्राफिकली तो ड्रॉ कर सकते हैं अपने जो रियल वैल्यूड फंक्शन था यानी जो वास्तविक फलन था, लेकिन सम्मिश्र फलन को ग्राफिकली नहीं ड्रॉ कर सकते। यहाँ दो प्लेन के बीच में वन वन करस्पॉन्डेंस दिखाया जाता है। तभी मैंने लिखा कि जेड के प्रत्येक मान के लिए डब्ल्यू का एक या अधिक मान। अब देखो यहाँ पे एक से ज्यादा मान भी मिल सकते हैं। तो जो सम्मिश्र फलन है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है एक मानी सम्मिश्र फलन और एक होता है बहुमानी सम्मिश्र फलन। एक मानी सम्मिश्र फलन का मतलब होता है सिंगल वैल्यूड, यानी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है इसमें ये क्या होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो जाएगा। और दूसरा बहुमानी का मतलब होता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो बच्चों देखो रियल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रियल में हमने पढ़ा था, याद होगा कि रियल में हम डेफिनेशन यही लेके चलते हैं कि यहाँ सर ए में कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट होगा, ए के हर एलिमेंट की इधर हमें यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ए के कोई दो एलिमेंट हैं या ए के कोई एक एलिमेंट है उधर दो एलिमेंट पे मैप हो जाए, ये वहां पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यहां हो सकता है कि जेड मिलेन में कोई भी एक एलिमेंट है वो उधर एक से ज्यादा एलिमेंट पे मैप हो सकता है, लेकिन उस फलन को फिर नाम क्या दिया जाता है, उसको बहुमानी सम्मिश्र फलन कह देते हैं। तो ये भी लिख लेंगे डेफिनेशन। तो ये मीनिंग समझना जरूरी है, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर। तो यहां से आपको पहली बात जो सीखने को मिली कि सर किसी भी फंक्शन सम्मिश्र फलन को हम कैसे लिखेंगे, W बराबर एफ जेड और बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, जहां यू एक्स कोमा वाई और वी एक्स कोमा वाई वो क्या है, वास्तविक फलन होते हैं। और यहाँ पे जो एफ जेड का रियल भाग है वो यू एक्स कोमा वाई है
और एफ जेड का जो इमेजिनरी भाग है वो क्या है, वी एक्स कोमा वाई, यानी काल्पनिक भाग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे कोई भी फंक्शन एफ जेड दे दिया जाएगा तो सबसे पहले आप उसके यू पार्ट को और वी पार्ट को अलग अलग करना सीख लेंगे। ऐसे अलग अलग करना सीखेंगे और इस पे आगे बेस्ड सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो पहले इसमें आप डेफिनेशन ऐड कर लो कि एक मानी फलन क्या होता है और बहुमानी फलन। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको कि जेड के प्रत्येक मान के लिए अगर डब्ल्यू का सिंगल मान मिले, भाई डब्ल्यू का अगर सिंगल ही मान मिलता है तब तो वो एक मानी फलन हो जाता है, और जेड के किन्हीं मानों के लिए, किसी भी मान के लिए अगर डब्ल्यू में एक या एक से अधिक मान मिल जाते हैं, एक से अधिक मान मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बहुमानी कहते हैं, यानी मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं उसको। चलो लिख लो, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेते हैं उसको भी, लेकिन ये रियल में ऐसा नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ दो प्लेन होते हैं, एक्स, एक तो जेड प्लेन, एक डब्ल्यू प्लेन डिनोट किया जाता है। इन दोनों के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस दिखाई जाती है, उस फंक्शन को क्या कहते हैं, सम्मिश्र फलन कहते हैं। और इसको आप ग्राफिकली ड्रॉ नहीं कर सकते, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो लिख लो एक मानी फलन, लिख लेंगे साथ में, एक मानी एवं बहुमानी फलन, एक मानी एवं बहुमानी सम्मिश्र फलन, एक मानी एवं बहुमानी सम्मिश्र फलन लिख लेंगे, एक मानी एवं बहुमानी सम्मिश्र फलन। तो इसमें लिख लेंगे सिंगल वैल्यूड एवं मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। डेफिनेशन इनकी साथ में मैंने बता दिया आपको, तो लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन, दोनों की साथ में लिखवा देता हूं, लिख लो। तो डेफिनेशन ऐड कर लो, यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए, लिख लेंगे, यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए डब्ल्यू का केवल एक मान हो, यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए, यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए डब्ल्यू का केवल एक मान हो, 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 तो डब्ल्यू को जेड का एक मानी, तो डब्ल्यू को जेड का, तो डब्ल्यू को जेड का एक मानी सम्मिश्र फलन कहा जाता है, डब्ल्यू को जेड का एक मानी सम्मिश्र फलन कहा जाता है। तथा 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 यदि जेड के कुछ अथवा सभी मानों के लिए, तथा यदि जेड के कुछ तथा सभी मानों के लिए, यदि जेड के कुछ तथा सभी मानों के लिए, यदि जेड के कुछ तथा सभी मानों के लिए, यदि जेड के कुछ तथा सभी मानों के लिए डब्ल्यू के दो या अधिक, डब्ल्यू के दो या अधिक मान, डब्ल्यू के दो या अधिक मान मिले, डब्ल्यू के दो या अधिक मान हो, तो डब्ल्यू को जेड का बहुमानी सम्मिश्र फलन कहा जाता है। तो डब्ल्यू को जेड का बहुमानी सम्मिश्र फलन कहा जाता है, यानी मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां से हमारे एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखो बच्चों, यहां से हमारे पास फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी सम्मिश्र फलन आ गया है। तो यहां से अब इस सम्मिश्र फलन की लिमिट पूछी जाती है एग्जाम में, आपके क्वेश्चन आया हुआ है, और कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, ये सारी चीजें अब आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है,
तो 2 दिन में अपन यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और ध्यान रखना आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं क्लास में करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहो। और आपके जो जेपीएच की जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या जो इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं वो सारे आपको लगभग यहाँ पे बोर्ड पे करवा दिए जाएंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या सीखना है, अगर हमें कोई भी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दे रखा होगा सम्मिश्र फलन, तो W बराबर एफ जेड और बराबर यू एक्स कोमा वाई और प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई की फॉर्म में दे रखा होगा, ये हमें पता है। तो अब अगर मान लो मैं आपको एक फंक्शन देता हूं कि एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, तो इस फंक्शन को आप यू एक्स कोमा वाई और इसके जो वी एक्स कोमा वाई भाग है वो अलग अलग कर सकते हैं, यानी इसके u और v भाग अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसको, सर इसको हम x प्लस आयोटा वाई लिख लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई, ये आ जाएगा। तो यहां से एफ जेड बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जहां यू एक्स कोमा वाई किसके बराबर हो जाएगा, सर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर के, और जो वी एक्स कोमा वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2x वाई के बराबर हो जाएगा। तो ये यू एक्स कोमा वाई हो गया और ये हो गया आपका वी एक्स कोमा वाई जो 2x वाई के बराबर आ जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लो आपको दिया जाए, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेंगे एफ जेड बराबर, ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन यानी सम्मिश्र फलन को आप उसके u और v पार्ट को अलग अलग कैसे करते हैं। तो इस तरीके से ये u पार्ट बन जाएगा और ये v पार्ट बन जाता है। जैसे मान लो एफ जेड बराबर आपको दिया जाए 1/z और इसके u और v भाग है वो अलग अलग कीजिए, तो कैसे करोगे, इसमें आप लिख लेंगे सर एफ जेड बराबर, इसको हम जेड बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ जेड बार आ जाएगा, नीचे जेड इंटू जेड बार हो जाएगा। अभी हमने इंफॉर्मेशन लिखी थी जेड जेड बार किसके बराबर होता है, मोड जेड का स्क्वायर होता है। शुरुआत में लिखा था हमने कि जेड जेड बार किसके बराबर होता है, मोड जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर, और जेड बार का मतलब होता है एक्स माइनस आयोटा वाई और मोड जेड का मतलब होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का आयोटा और y अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ यू एक्स कोमा वाई जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और जो वी एक्स कोमा वाई जो भाग है वो क्या बन जाएगा y, यानी माइनस का y अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये लिख लेंगे। यहाँ यू एक्स कोमा वाई क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो वी एक्स कोमा वाई है वो क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये दोनों लिख लेंगे आप यू एक्स कोमा। तो इस प्रकार हमें कोई भी फंक्शन दे दिया जाए उसके u और v भाग है वो अपन अलग अलग कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये हमें अलग अलग करना आना चाहिए, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इसके u और v भाग है वो अलग अलग कीजिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपसे दे दिया जाए कि एफ जेड बराबर मोड जेड की पावर 4 है, एफ जेड बराबर मोड जेड की पावर 4 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, सर इसको हम लिख लेंगे मोड जेड का स्क्वायर इंटू मोड जेड का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और मोड जेड का स्क्वायर क्या होता है, सर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से इसको भी क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेंगे मोड जेड की पावर 4, तो ये लिखा और ये किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की पावर 2 आ गई। तो ये इसका रियल पार्ट बन गया यू एक्स कोमा वाई, और यहाँ v क्या हो गया 0, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, ये एग्जाम्पल लिख लो सभी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पे जो u पार्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई भी यहाँ पे टर्म नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे यू एक्स कोमा वाई है वो क्या बन गया, वो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वी एक्स कोमा वाई है वो क्या बन गया 0 बन गया, वी एक्स कोमा वाई क्या आ गया 0। तो ये इसका रियल भाग हो गया और ये इसका क्या हो गया काल्पनिक भाग, जहाँ काल्पनिक भाग क्या है इसका 0 दिया हुआ है, जहाँ पे काल्पनिक भाग है वो क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये वास्तविक भाग है और ये इसका क्या है काल्पनिक भाग है। तो इस तरीके से कोई भी हमें फंक्शन दे दिया जाए
तो उसका हम रियल भाग और वास्तविक भाग यानी u और v है वो अलग अलग कर सकते हैं। u और v है वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो लिख लेंगे सभी इसको। अब देखो इसमें देखते हैं कि ये हमारे पास जो इसमें लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी फंक्शन अगर हमें समिश्र फलन दे रखा हो तो उसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाती है, और फिर इसके अंदर इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये लिखते हैं इसमें, इसके आगे लिखें। तो पहले इसको लिख लो सभी, लिख लो सभी पहले यहां तक। तो ये लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हटा देता हूं मैं इसको। अब लिमिट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो 3 दिन का डेमो है, तीनों दिन में 1 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आराम से आप पढ़ें, पहले आपको जब लगे कि मेरे यहाँ पढ़ने का आपको बेनिफिट मिल सकता है देन आप ज्वाइन करें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट लिखो इसमें सीमा या लिमिट। नेक्स्ट लिखो सीमा या लिमिट, सीमा या फिर इसको क्या कहते हैं, लिमिट। अब देखो इसमें वो डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, जो एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन होती है वो आप सब जानते भी हैं, और रियल में हमने पढ़ा है सेम ही डेफिनेशन होती है। वहां हम जो नेबरहुड लेते हैं वो एक ही इंटरवल लेते हैं, और यहाँ जो नेबरहुड हो जाता है वो क्या बन जाता है, ओपन डिस्क बन जाती है। तो उस पर हम नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि 1-1.5 महीने में अपना एग्जाम हो जाएगा। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि हमें लिमिट अगर निकालना आ जाए तो किसी फंक्शन की लिमिट हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखो लिख सकते हैं बच्चों कि लिमिट, अगर यहां से हमारे पास z0 है वो क्या होगा, किसी भी अपना जो डोमेन है उस डोमेन का क्या बन जाएगा भाई, ये तो हम मान के चल लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन fz है वो क्या है, ux, और प्लस आयोटा vx, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, और जिसका डोमेन क्या दे रखा है, जहाँ पे जो f है वो क्या हो जाएगा, ऐसे डिफाइन कर सकते हो इसमें कि जो f है वो d और ये सबसेट ऑफ C टू C है, ठीक है। डोमेन कहाँ से है, जो भी C का सबसेट है कोई, और यहाँ हमारे पास कोई पॉइंट लेके चल रहे हैं z0 बिलोंग्स टू D, देन हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे f है वो क्या होगा, D सबसेट ऑफ C टू C, और fz बराबर ux, y प्लस आयोटा vx, y, और जहाँ पे z0 है वो D का कोई एलिमेंट है। अब अगर हमें पूछा जाए कि इस पॉइंट z0 पे इस फलन fz की लिमिट क्या होगी, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि देन लिमिट z टेंस टू z0 f ऑफ z बराबर हो जाएगी यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा इफ एंड ओनली इफ। तो पूरा लिख लेंगे, पहले समझ लेते हैं इसमें कि लिमिट z टेंस टू z0 f ऑफ z बराबर, यानी fz की z बराबर z0 पे जो सीमा है वो किसके बराबर होगी, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इफ एंड ओनली इफ की लिमिट x, y टेंस टू x0, y0, x0, y0 ux, y की अगर लिमिट क्या आ जाए अल्फा एंड तथा लिमिट x, y टेंस टू x0, y0, और यहाँ जो हमारे पास vx, y है इसकी लिमिट अगर बीटा आ जाए, ये लिमिट की डेफिनेशन हमें ध्यान रखनी है जो हमारे एग्जाम में रेगुलरली काम आएगी। अब लिमिट चेक कैसे करते हैं उसकी बात की बात है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सर हमें जब भी किसी फंक्शन fz की किसी z0 पे, और जहां z0 क्या है बच्चों, z0 बराबर है x0 प्लस आयोटा y0, जहां पे z0 किसके बराबर है, x0 प्लस आयोटा y0। तो अगर z0 बिलोंग्स टू d, अब देखो यहाँ पे z0 है वो d का मेंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पे d डेस लगा सकते हैं। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसके लिमिट पॉइंट्स के सेट की बात कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे z0 बिलोंग्स टू d डेस ले सकते हैं, यानी उसका मेंबर हो तो भी ठीक है, नहीं मेंबर है तब भी चल जाएगा काम, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि z0 आपने पढ़ा होगा कि ये सीमा निकालने के लिए वो जो पॉइंट है वो उसके प्रांत का बिंदु होना जरूरी नहीं होता है, तब भी हम सीमा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेंगे, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि किसी फंक्शन fz की किसी बिंदु z0 पे सीमा है वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगी यदि
यहाँ पे जो हमारे पास ux कोमा वाई आता है उसकी हम x नोट कोमा वाई नोट पे लिमिट निकाल लें, वो हमने अल्फा मान ली। और जो vx कोमा वाई है, क्योंकि ये तो अब रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये तो रियल के फंक्शन हो गए ना, और रियल में लिमिट कैसे निकाली जाती है वो हमने पढ़ा हुआ है। रियल में टू वेरिएबल में जो फंक्शन होते हैं आपने देखा होगा कि जब आपने वास्तविक विश्लेषण अपन पढ़ते हैं तो वो कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हमने वहां पे पढ़ा होता है, अगर आपको याद हो तो। वहां पे जब अपन वास्तविक विश्लेषण जब पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे सिलेबस में होता है सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो वहां पे टू या टू से ज्यादा वेरिएबल के फंक्शंस होते हैं, तो उनकी लिमिट कैसे निकाली जाती है हम वहां पे सीख के आते हैं, लेकिन यहाँ हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे उसको। तो पहले बात तो आपको ये पता है कि सर जब भी हमें एफ जेड दे रखा होगा तो इस एफ जेड का हम यू और वी पार्ट तो अलग करना जानते हैं, अभी आपने बताया वैसे कर लेंगे, और उस u की लिमिट निकाल लेंगे इस पॉइंट पे x नोट कोमा वाई नोट पे, और उस v की लिमिट निकाल लेंगे जो भी आएगी, और यहाँ इसकी लिमिट आएगी प्लस आयोटा इसकी लिमिट रख देंगे, वो किसकी लिमिट आ जाएगी, fz की लिमिट आ जाएगी। और इसकी लिमिट जो हमारे पास टू वेरिएबल में इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं आपको याद होगा कि सर इसमें हम x बराबर आर कोस थीटा रखते हैं और y बराबर हम आर साइन थीटा रखते हैं। अगर हमारी जो सीमा विद्यमान होगी, यदि वो जो है सीमा वो थीटा से क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, तो पहले तो आप ये लिख लेंगे कि सर जब भी हमें एफ जेड की किसी पॉइंट जेड नोट पे सीमा पूछी जाएगी तो हम एफ जेड को यू और वी पार्ट में लिख लेंगे, और यू की लिमिट चेक कर लेंगे क्या आ रही है सीमा, और वी की लिमिट चेक कर लेंगे क्या आ रही है। अगर इनकी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एफ जेड की भी विद्यमान नहीं होगी, और अगर इनकी लिमिट विद्यमान है और वो जो लिमिट आएगी तो इसकी लिमिट भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, या अल्फा रख देंगे या बीटा रख देंगे, तो ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा है वो इस फंक्शन के क्या बन जाएगी, सीमा बन जाएगी या लिमिट बन जाएगी, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए किया क्या जाता है सीमा निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा रखा जाता है। अगर वो थीटा से डिपेंड आ जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है, और थीटा से इंडिपेंडेंट आ जाए तब लिमिट वहां पे एग्जिस्ट होती है। तो यहाँ पे देखो दो मेथड है, दोनों में लिखवा देता हूं, तो आप लिख लेंगे, पहले आप लिखेंगे भाई यहाँ पे ux कोमा वाई आ गया, vx कोमा वाई गया, अच्छी बात है, लेकिन इसकी सीमा कैसे निकालेंगे वो भी तो हमें आना चाहिए ना। भाई इनकी सीमा निकाल लेंगे तो इसकी सीमा लिख देंगे सर, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन पहले इनकी सीमा कैसे निकालते हैं ये तो हमें आना चाहिए। अगर ये सीमा निकालनी नहीं आएगी तो हम यहाँ पे फिर इसकी सीमा नहीं बता पाएंगे, तो इनकी सीमा कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं। तो यहाँ से आप लिख लो। अब देखो इसमें दो रूल हैं, दोनों रूल में लिखवा देता हूं, दो रूल है। अब देखो यहां से ये क्वेश्चन आपके यहां भी आ जाएगा, और साथ में ये क्वेश्चन आपके रियल यानी वास्तविक विश्लेषण में भी दोबारा हम पढ़ेंगे, वहां भी ये क्वेश्चन आता है। तो दोनों जगह ये वैसे वहीं का पार्ट होता है, आपको आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा नहीं पढ़ा हुआ होगा तो हम यहाँ से उसको देख लेंगे कि भी सर मेथड होता क्या है वहां पे, तो वो मेथड सीख लेते हैं। तो वहां हम क्या करते हैं बच्चों, x बराबर आर कोस थीटा लिखते हैं और y बराबर आर साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो फिर वो अगर थीटा से इंडिपेंडेंट आ जाता है तो लिमिट विद्यमान होती है, वरना लिमिट विद्यमान नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं वहां पे कि, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फलन यू एक्स कोमा वाई की सीमा ज्ञात करने के लिए, ऐसे लिख लेंगे, फलन यू एक्स कोमा वाई, ये वास्तविक फलन की बात कर रहा हूं मैं, कि सीमा ज्ञात करने के लिए, कि सीमा ज्ञात करने के लिए, पहले एक रूल लिख लेंगे, सीमा ज्ञात करने के लिए, या ऐसे लिखेंगे फलन यू एक्स कोमा वाई की बिंदु, ऐसे लिख लेंगे यहां, बिंदु एक्स नोट कोमा वाई नोट, बिंदु एक्स नोट कोमा वाई नोट पर सीमा ज्ञात करने के लिए फलन यू एक्स कोमा वाई की बिंदु एक्स नोट कोमा वाई नोट पर के बिंदु, या फलन यू एक्स कोमा वाई की बिंदु, ठीक है ये लिखेंगे कि बिंदु एक्स नोट कोमा वाई नोट पर सीमा ज्ञात करने के लिए, सीमा ज्ञात करने के लिए यू एक्स या x बराबर आर कोस थीटा तथा y बराबर आर साइन थीटा रखा जाता है, या रखते हैं, y बराबर आर कोस थीटा, सॉरी x बराबर आर कोस थीटा तथा y बराबर आर साइन थीटा रखते हैं,
यानी फलन ux कोमा वाई की बिंदु x नोट कोमा वाई नोट पर सीमा ज्ञात करने के लिए x बराबर r कोस थीटा तथा y बराबर r साइन थीटा रखते हैं यदि 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 सीमा थीटा पर निर्भर करती है, यदि सीमा थीटा पर निर्भर करती है, लिख लेंगे पहले, यदि सीमा थीटा पर निर्भर करती है तो सीमा विद्यमान नहीं होगी, तो सीमा विद्यमान नहीं होगी, सीमा विद्यमान नहीं होगी। लिख लेंगे, इसका मतलब क्या है वो समझा दूंगा मैं। सीमा विद्यमान नहीं होगी और यदि सीमा थीटा पर निर्भर नहीं करती है तो सीमा विद्यमान होगी, और यदि सीमा थीटा पर निर्भर नहीं करती है तो सीमा विद्यमान होगी। ये वैसे रियल का भाग है, यहाँ कॉम्प्लेक्स का कोई लेना देना नहीं है, विद्यमान होगी। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये लिख लो पहले। अगर मान लो किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन की सीमा ज्ञात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, जब मैं दो वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे x बराबर हम r कोस थीटा रखते हैं और y बराबर r साइन थीटा रखते हैं। अगर फिर लिमिट r टेंस टू 0 लगाते हैं वहां पे, तो अगर वो थीटा पे निर्भर करती है तो सीमा विद्यमान नहीं होगी, और थीटा पे निर्भर नहीं करती है तो सीमा विद्यमान हो जाएगी। अब देखो इसको, इसका मतलब क्या है वो लिखते हैं। अब देखो ऐसा क्यों जरूरत पड़ा, देखो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं इसको। देखो इसको ऐसे लिखा जाता है इसलिए क्योंकि जब आपको हम रियल में वन वेरिएबल की बात करते हैं, यानी जब एक ही चर होता है तब की बात करते हैं वन वेरिएबल की, तो आप सीमा कैसे निकालते हैं। तो सर हम यहाँ पे अगर मान लो ये रियल लाइन है, तो यहाँ अगर हमें कोई भी एक बिंदु दे दिया जाए एक्स नोट और हमें कहा जाए कि भाई इस एक्स नोट पे आप सीमा ज्ञात करो, तो हम वहां पे क्या करते थे, आपको याद होगा कि सर हम इसमें लेफ्ट साइड से और राइट साइड में इसकी सीमा ज्ञात करते थे, जिसको हम याद होगा LHS बोलते थे और एक को हम RHS बोलते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलते थे। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ तो दो ही डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे आने के लिए आपके पास यहाँ दो ही डायरेक्शन है, या तो आप इधर से आ सकते हैं या आप इधर से जा सकते हैं। तो जब इधर से जाते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं और इधर से आते हैं तो राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, और अगर ये दोनों लिमिट विद्यमान होती हैं और दोनों बराबर होती हैं तब हम कहते हैं कि भाई इस एक्स नोट पे फलन की सीमा विद्यमान होगी। ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमें दो वेरिएबल में आए, तो दो वेरिएबल में आए तो मान लो यहां में कोई पॉइंट मिला एक्स नोट कोमा वाई नोट, ये तो वन वेरिएबल की बात हो गई। अब यहां जब दो वेरिएबल में आए तो सर यहां तो हम किस डायरेक्शन से जाएं, क्योंकि इस बिंदु पे जाने के लिए तो कितनी डायरेक्शन है सर, यहां तो अनंत डायरेक्शन है, आप किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं। तो हर डायरेक्शन से जाना पॉसिबल है क्या, भाई ये तो है नहीं कि आप तो इसमें किसी भी पाथ से जा सकते हो। अब वो पाथ क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा हम किस पाथ पे जा रहे हैं। तो इसके लिए फिर रूल बनाया गया कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ तो डायरेक्शन अनंत डायरेक्शन है, भाई आप किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं इस पे, तो यहाँ तो दो डायरेक्शन से ज्यादा होंगी डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे फिर रूल क्या बनाया गया कि भाई आप हर डायरेक्शन से आओ। तो हर डायरेक्शन से आने का मतलब आप इस पूरे डायरेक्शन से आ जाओ, किधर से भी, मतलब थीटा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी सीमा तभी विद्यमान होगी भले ही आप किसी एंगल से आओ, आपकी सीमा का मान है वो हर एंगल पे बराबर आना चाहिए। इधर से आओ, इधर से आओ, किधर से भी आओ, तभी हम यहाँ पे x बराबर क्या रखते हैं, उसमें r कोस थीटा रखते हैं और y बराबर r साइन थीटा रखते हैं। अगर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब आप किसी भी पाथ से आ सकते हैं, हमेशा सीमा विद्यमान होगी और बराबर आएगी। लेकिन थीटा पे डिपेंड कर गया इसका मतलब वो पाथ पे डिपेंड कर गया कि हर पाथ से है वो अलग अलग लिमिट आ रही है। तो जब भी इसका क्वेश्चन आएगा मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो हम x बराबर r कोस थीटा रख देंगे
और y बराबर r sin थीटा रख देंगे। ये इसका एग्जैक्ट तरीका होता है, इसमें एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। और फिर वहां पे लिमिट हम किसके निकालते हैं, तो लिमिट है, ऐसे लिखा जाता है, इसको लिख लेंगे, तो लिमिट x कोमा वाई टेंस टू x नॉट कोमा वाई नॉट, और यहाँ यू एक्स कोमा वाई ये बराबर हो जाता है लिमिट r टेंस टू 0, और यहाँ जो फलन आता है u ये आएगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या, देखें इसको नीचे लिख देता हूं, और ये बराबर आ जाएगा लिमिट r टेंस टू 0, ये तो हमने लिख लिया इधर, r टेंस टू 0, और ये जो फलन u है इसमें x बराबर क्या रखा हमने, r कोस थीटा, और y बराबर r साइन थीटा। ये लिमिट आती है इसकी, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं कि लिमिट r टेंस टू 0, u ऑफ x को हम क्या रखते हैं, r कोस थीटा, और y को हम क्या रखते हैं, r साइन थीटा। अगर ये विद्यमान हो जाएगी लिमिट तो हम कह देते हैं, अब ये लिमिट जो भी आएगी वो थीटा से डिपेंड होनी, अगर थीटा पे डिपेंड कर रही है तो लिमिट विद्यमान नहीं है, और अगर थीटा से इंडिपेंडेंट आ जाए तो सीमा विद्यमान है। बस ये ध्यान रखना होता है। x बराबर r कोस थीटा रखते हैं और y बराबर r साइन थीटा, और लिमिट r टेंस टू 0 रखते हैं। किसी भी पॉइंट पे आप क्या निकाल सकते हैं, सीमा निकाल सकते हैं, लिख लेंगे इसमें। ये मेथड होता है सीमा निकालने का। तो ये तो एग्जैक्ट मेथड होता है। एक होता है कि हम क्या है, कई बार क्या करते हैं बच्चों कि हम कोई भी एक पाथ चूज कर लेते हैं। जैसे आपको याद होगा अधिकतर क्वेश्चनों में लिया जाता है y बराबर mx रखते हैं। दोनों मेथड है, मैं दोनों बता देता हूं आपको। एक तो ये तो है कि इस पे आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि भी विद्यमान होगी या नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी पाथ ले लेते हैं, जैसे मान लो आपने लिया कि सर हम y बराबर mx पाथ लेते हैं, तो ये लाइन है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का समुच्चय है। तो जैसे आपने y बराबर mx इसमें रखा और मान लो आपने इसको हल किया, और अगर इसकी सीमा m पे डिपेंड कर गई तो इसका मतलब उसकी सीमा विद्यमान नहीं होगी, इसकी सीमा विद्यमान नहीं होगी। लेकिन अगर y बराबर mx रखा आपने और मान लो उसकी सीमा विद्यमान हो गई, m पे डिपेंड नहीं की, तो हम वहां से फिर ये नहीं कह सकते कि उसकी सीमा विद्यमान हो जाएगी। वहां पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर कोई पाथ लेते हैं तो वो पाथ हमेशा सीमा डिस्कार्ड करने के काम आता है, प्रूफ करने के काम नहीं आता है। तो वैसे ये हमारे रियल का पार्ट है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा बता दिया है। ये वैसे इसमें कॉम्प्लेक्स का कोई रोल नहीं है, ये हम रियल में पढ़ते हैं, वहां से इसमें क्वेश्चन भी आता है, लेकिन यहाँ हमारे सीमा काम आएगी निकालना। तो यहाँ पे आप सेकंड इसमें क्या लिख लेंगे कि हम y बराबर mx पाथ लेते हैं, या कई बार दूसरा पाथ भी ले लेते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो वो पाथ आपको डिपेंड करेगा, क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना है। लेकिन लगभग क्वेश्चंस में हम y बराबर mx पाथ लेते हैं, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो भी लिख लेंगे अब, यानी नेक्स्ट इसमें लिख लेंगे जिससे हम डिस्कार्ड मेथड बोलते हैं। ये क्या होता है, ये प्रूफ करने का मेथड नहीं होता है, इसको हम डिस्कार्ड करने के लिए काम में लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। तो आप लिख लेंगे कि फलन यू एक्स कोमा वाई में y बराबर mx रखने पर, y बराबर mx रखने पर यदि सीमा m पर निर्भर करे, सीमा m पर निर्भर करती हो या करे, जो भी है, या निर्भर करे, तो सीमा विद्यमान नहीं होगी। तो ये डिस्कार्ड करने के काम आता है बच्चों, यहां से प्रूफ नहीं होगा, नहीं होगी। और अगर m पे डिपेंड नहीं करती है, अगर m पर निर्भर नहीं करती है, तो इसकी सीमा विद्यमान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो लिख लेंगे यदि सीमा m पर निर्भर नहीं करे, यदि सीमा m पर निर्भर नहीं करे तो सीमा विद्यमान हो भी सकती है या नहीं भी, वहां दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। तो जो पाथ आप लेते हैं पर्टिकुलर, वो हमेशा डिस्कार्ड करने के काम आता है, प्रूफ करने के काम नहीं आता है। ये ध्यान रखेंगे आप, वो हमेशा डिस्कार्ड करने के काम आता है, प्रूफ करने के काम नहीं आएगा। हाँ, प्रूफ करना है तो फिर आप क्या रखेंगे, सर हम x बराबर r कोस थीटा रख देंगे और y बराबर r साइन थीटा रख देंगे, और लिमिट r टेंस टू 0 देख लेंगे क्या आ रहा है। अगर वो थीटा पे डिपेंड आ रहा है या इंडिपेंडेंट आ रहा है, ये हमें वेरीफाई करना है, ये हमें पूछा जाता है। जैसे देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उस पे आते हैं।
सॉरी एमएससी एंट्रेंस में पूछा हुआ है कि लिमिट पे क्वेश्चन कैसे आता है। देखो ये यहाँ भी कवर हो गया बच्चों, रियल में भी ये चीजें हमें पढ़नी थी, वहां भी हमें इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लिमिट z टेंड्स टू 0 और z बार अपॉन z, ये लिमिट फाइंड आउट करनी थी और ये एग्जाम में आया हुआ है और ये एमएससी एंट्रेंस में ही पूछा हुआ है कि लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z क्या आएगा। तो यहाँ से देखो ये आसान सा क्वेश्चन था। अभी क्या करेंगे सर, लिमिट निकालने के लिए तो आपने हमें बताया अभी कि z बराबर यहाँ पे 0 हो गया और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस आयोटा वाई और ये हो गया x प्लस आयोटा वाई, ये हो गया बच्चों। तो अब मैंने अभी क्या बताया भाई, डिस्कार्ड करना है तो y बराबर mx ले लो, प्रूफ करना है तो x बराबर r कोस थीटा y बराबर r साइन थीटा ले लो। तो दोनों मेथड से बता देता हूं। अब देखो यहां से अगर आपने लिखा y बराबर mx पाथ, y बराबर mx पाथ रखा इसमें, तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट ये z टेंस टू 0 या x कोमा y टेंस टू 0,0 लिख दो, एक ही बात है। यहाँ आ जाएगा x माइनस आयोटा और y की जगह आप क्या रखेंगे सर, mx रख देंगे, ये लो। और यहाँ नीचे क्या आएगा x प्लस आयोटा और ये आयोटा हो गया, y की जगह क्या रखोगे mx रख देंगे। तो यहाँ से देखो x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट और ये z टेंस टू 0, x ऊपर कॉमन ले लेंगे, नीचे भी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा m अपॉन 1 प्लस आयोटा m आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ z टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये लिमिट क्या आ गई 1 माइनस आयोटा m और अपॉन में क्या आया 1 प्लस आयोटा m। सर यहाँ तो ये m पे डिपेंड कर रही है, आप m का मान चेंज कर दो लिमिट चेंज हो जाएगी, इसका मतलब z टेंस टू 0 पर इसकी सीमा विद्यमान नहीं है, इसकी सीमा विद्यमान नहीं है। समझ में आया बच्चों, क्योंकि सर यहाँ आपने y बराबर mx पाथ लिया लेकिन ये तो m पे डिपेंड कर गई सीमा इसकी। मान लो ये m पे डिपेंड नहीं करती तो सर हम यहां से गारंटी नहीं देते इसकी सीमा विद्यमान होगी या नहीं होगी, फिर हम क्या करते, फिर सर हम x बराबर r कोस थीटा रखते और y बराबर r साइन थीटा रखते, उस मेथड से हम वेरीफाई करते। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा m लिखा और 1 प्लस है तो ये m पे निर्भर कर रही है, इसका मतलब सीमा विद्यमान नहीं है। तो आप लिख लेंगे सीमा विद्यमान नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सीमा विद्यमान नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। अब देखो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से, एक एग्जाम्पल लिखाता हूं जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि एफ जेड बराबर हमें दिया था जेड स्क्वायर और जब जेड नॉट इक्वल्स टू आयोटा है, और यार 0 दिया जब जेड इक्वल्स टू आयोटा है, ये हमें एक एफ जेड दिया, क्वेश्चन लिख लेंगे। तो ये सीमा का क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कि सर यहाँ तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया y बराबर mx पाथ लेके, तो ये डिस्कार्ड हो गया तो सीमा विद्यमान नहीं होगी, हमने लिख दिया, इसको लिख लो, लिख लो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें देखो क्या पूछा गया कि एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर है कब, जब जेड मेरा आयोटा नहीं है, और जब जेड बराबर आयोटा है तो फलन 0 दिया हुआ है। और हमें ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसकी लिमिट जेड टेंस टू आयोटा और एफ जेड क्या आएगी, ये हमें वेरीफाई करना था, ये हमें एग्जाम में पूछा गया था, बताओ क्या आएगी। और वहां पे शायद इसमें कॉन्टिन्यूटी पूछी गई थी, वहां एग्जाम में इसमें कॉन्टिन्यूटी पूछी गई थी। तो कॉन्टिन्यूटी आप जानते ही हैं कि सर सीमा आ जाएगी और उस पॉइंट पे फलन का मान अगर सीमा के बराबर आ जाता है तो मेरा फलन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, यानी सतत हो जाता है। तो अगर सीमा निकालना आ गया तो सतत निकालना तो वैसे ही आसान काम है, सीमा निकालना आ गया तो सतत निकालना तो वैसे ही सतत का, तो फिर उसमें उस पॉइंट पे फलन का मान चेक करना है सर, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, तो लिमिट यहाँ से z टेंस टू आयोटा एफ जेड रखेंगे जेड स्क्वायर, तो इसमें डायरेक्ट रख देंगे लिमिट क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और ये -1 के बराबर होता है लेकिन ये फंक्शन के मान के बराबर नहीं है, इसका मतलब मेरा फलन क्या नहीं है, सतत नहीं है, क्योंकि फलन आयोटा पे फंक्शन का मान क्या आ रहा है 0, जबकि इसकी सीमा क्या आ रही है -1 आ रही है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जेड बराबर आयोटा पे सीमा विद्यमान है लेकिन फलन सतत नहीं है, यानी जेड बराबर आयोटा पर फलन की सीमा विद्यमान है लेकिन फलन सतत नहीं है, क्योंकि सीमा क्या आ जाएगी इसकी -1 आ जाएगी, लेकिन फलन के पॉइंट यानी आयोटा पे जो मान है वो 0 दिया हुआ है, तो 0 -1 के बराबर नहीं होता है, ये ध्यान रखें।
एक एग्जाम्पल लास्ट और कर लेते हैं, फिर आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो इसमें एक x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा के लिए एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको। जैसे मान लो, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एफ जेड बराबर जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड, जब जेड नॉट इक्वल्स टू 0 है और जेड बराबर 0 पे हमारा 0 दिया हुआ है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन। और जेड बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, या सीमा विद्यमान है या नहीं है, ये हमसे पूछा गया था। जेड बराबर 0 पर सतत भी चेक कर लो, चलो सतत ही चेक कर लेते हैं। तो सतत में कुछ भी नहीं होता है, वो डेफिनेशन में लिखवा देता हूं, है या नहीं है, ये चेक करना है या नहीं। ये भी एग्जाम्पल लिख लेंगे, ये एग्जाम की क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो यहां से देखो बच्चों, फंक्शन क्या आ गया सर, फंक्शन आ गया एफ जेड बराबर जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड आ गया, जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड आ गया। तो सर यहां से हमें 0 जेड टेंस टू 0 पे क्या निकालना है, इसकी सीमा निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको, मैंने क्या बताया बच्चों आपको कि जब भी आप सीमा निकालें तो दो ही मेथड है। तो इसमें लिमिट और जेड टेंस टू 0 जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड आ जाएगा, ये लिख सकते हो। मैंने कहा कि भाई या तो आप y बराबर एम एक्स रख लो, तो जैसे ही आपने पहले इसको आप इसको लिख लेंगे, लिमिट दोनों तरीके से बता रहा हूं, लिमिट जेड टेंस टू 0 आपने रखा सर, ये हो गया x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और इसको सर हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, ये भी ठीक है। ये x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो गया, और इसको हमने x प्लस आयोटा वाई लिख दिया। अब सर हम पहले अपना वाला मेथड लगाते हैं कि y बराबर हम एम एक्स रखते हैं। तो जैसे ही बच्चों आपने y बराबर एम एक्स रखा, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, उधर वाला लिख लिया होगा क्वेश्चन में, हटा देता हूं। हम पहले y बराबर एम एक्स रख रहे हैं इसमें। तो जैसे ही आपने इसमें y बराबर एम एक्स रखा, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि सर यहाँ y बराबर एम एक्स रखेंगे तो ये आ गया लिमिट z टेंस टू 0 का मतलब है कि x कोमा वाई टेंस टू 0 कोमा 0, एक ही बात है। यहां से आ जाएगा x माइनस आयोटा, y की जगह आपने रखा एम एक्स, और यहाँ पे आ गया इसका होल स्क्वायर, और नीचे आपने रखा x, और यहां से आ जाएगा आपका प्लस आयोटा y, तो यहाँ से आयोटा और यहाँ से एम एक्स, ये लिख सकते हैं। तो यहां से देखो x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ x बाहर आएगा तो x स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सेंगे, इसमें लिखेंगे क्या कि लिमिट सर z टेंस टू 0, और यहाँ x बाहर आ जाएगा, x से यहाँ से x बाहर आएगा, एक x से कैंसिल हो गया, तो x इंटू यहाँ से 1 माइनस आयोटा m, और अपॉन में क्या आ गया, यहाँ से 1 प्लस आयोटा। तो अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी लिमिट 0 आ गई। अब m पे डिपेंड नहीं करा, तो बच्चों m पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहां से हम ये नहीं कह सकते कि इसकी सीमा विद्यमान होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये तो हमने एक पाथ लिया था। तो इस पाथ से तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं कि सर अगर यहाँ ये m पे डिपेंड कर जाता तो हम कह देते कि भाई इसकी सीमा विद्यमान नहीं होगी, लेकिन अब ये m पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसकी हम यहां से तो गारंटी नहीं दे सकते कि सीमा विद्यमान होगी या नहीं होगी। तो फिर क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि भाई x बराबर आर कोस थीटा रखो और y बराबर आर साइन थीटा रखो, वहां से आपको गारंटी मिल जाती है, ठीक है। तो अब देखो उसको कैसे करेंगे, तो सेकंड, ये तो यहां से हम नहीं कह सकते क्योंकि m पे डिपेंड नहीं करा, इसका मतलब इसकी सीमा विद्यमान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फिर हमने क्या किया कि लिमिट z टेंस टू 0, और इसको हमने लिखा बच्चों z बार का स्क्वायर है तो इसको क्यूब कर दिया, और नीचे z बार कर दिया। मतलब क्या हुआ कि मैंने z बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां बन गया z बार का क्यूब, और यहां बन गया z इंटू जेड बार बन गया। अब यहां आपने लिखो इसको लिमिट z टेंस टू 0, और ये हो गया z बार का क्यूब, और यहां क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं z मोड z का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया, लिमिट और z टेंस टू 0, और यहां से बन जाएगा x माइनस आयोटा वाई का होल क्यूब, और यहां बन जाएगा बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या रखेंगे, x बराबर आर कोस थीटा, और यहां से y बराबर आर साइन थीटा, ये रखेंगे। तो ये जब पुट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट r टेंस टू 0, याद है लिमिट r टेंस टू 0, और यहाँ x का मान रखेंगे तो देखो r कोस थीटा,
आप देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान दो, x बराबर आर कोस थीटा रखूंगा और यहाँ से y बराबर आर साइन थीटा, y बराबर आर और यहाँ से साइन थीटा। तो ये यहाँ से आर साइन थीटा रखेंगे तो आर दोनों में कॉमन आएगा और पावर 3 है तो आर क्यूब बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ये लिख दूं डायरेक्ट, आर क्यूब बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका कोस थीटा माइनस आयोटा, यहाँ से बचेगा साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे लिखेंगे तो बच्चों यहाँ से आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 हो गया। इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से देखो इसको देखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, इसका मान 1 हो गया, ये तो 1 बन गया और नीचे यहाँ से आर स्क्वायर आएगा तो ये आर स्क्वायर की टर्म में नीचे ये 1 बन गया तो आर स्क्वायर है वो आर क्यूब से कैंसिल हो गया। तो लिमिट आर टेंस टू 0 और यहाँ आर बचा और इनटू में क्या आया कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ आर टेंस टू 0 किया तो ये 0 हो गया तो इसकी लिमिट क्या आ गई 0, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ थीटा आप कुछ भी रख दो, लेकिन जैसे ही आप आर टेंस टू 0 करेंगे तो यहाँ से ये थीटा पे डिपेंड नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन एफ जेड हमने लिया है इसकी जेड बराबर 0 पर सीमा विद्यमान है और वो 0 के बराबर है। और यहाँ पे देखो फंक्शन का मान जेड बराबर 0 पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो मेरा फलन क्या हो जाएगा, सतत फलन हो जाएगा। तो z बराबर 0 पे फलन एफ जेड क्या है, सतत फलन है। इस तरीके से बच्चों सीमा ज्ञात की जाती है कि सर y बराबर एम एक्स रख के तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं और x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा रख के हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। दोनों मेथड है, दोनों मैंने बता दिए हैं। कल हम इसमें आगे पढ़ेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूटी भी साथ में बताई दी है कि जो सीमा आएगी वही फलन का मान आ जाए उस पॉइंट पे तो फलन सतत हो जाता है। तो डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे अवकलनीयता से, फिर हम स्टार्ट करेंगे अवकलनीयता और उसके बाद जो हमारा सीआर इक्वेशन है और इसमें जो एनालिटिक फंक्शन है यानी इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज यहीं तक रखते हैं बच्चों। तो आप इस क्लास को देखें अच्छे से और आपको मैंने पैटर्न बता दिया, पढ़ाने का मेथड यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, कोई भी बात में ऐसा नहीं होगा फास्ट पढ़ाएंगे, सेम यही मेथड रहेगा पढ़ाने का। कोई भी चीज नहीं समझ में आई आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।